नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी-टेट के पेपर सेकेंड के सामाजिक अध्ययन का 19वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है। पहला है रक्षा, दूसरा है विदेशी मामले, तीसरा है शिक्षा और चौथा है बंदरगाह। तो यहाँ पर राज्य सरकार का जो दायित्व उसके अकॉर्डिंग आपका शिक्षा आएगा। जब भारतीय संविधान में आप 7वीं अनुसूची को पढ़ोगे तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। पहला है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो रक्षा है, विदेश मामले हैं और बंदरगाह हैं, ये सारे के सारे आपके संघ सूची के विषय में आते हैं। और उसके बाद आपका जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर राज्य भी अपने कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी अपना कानून बना सकता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए सबसे पहले कि शुरुआती दौर में जो शिक्षा था वह किसका विषय था, आपका राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो पहले क्या था, यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान समय में यह समवर्ती सूची का विषय, और समवर्ती सूची पे भी राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों को ब्लैंक है में उचित मूल्य मिलता था। पहला है दादन व्यवस्था में, दूसरा कह रहा है कि सहकारी संस्थाओं में, तीसरा कह रहा है कि वस्त्र निर्यात के कारखाने यानी कि फैक्ट्री में, और चौथा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो बुनकरों को जो उचित मूल्य मिलता था वह सहकारी संस्थाओं में मिलता था। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। जानते हैं इसके बारे में कि भारत में सहकारी संस्थाओं की जो शुरुआत थी वो हुई थी साल 1904 ईस्वी में फ्रेडरिक निकलसन द्वारा सहकारी ऋण समिति की स्थापना के साथ हुई। आज इसका दायरा विकसित हो गया है भारत के संविधान के भाग 9 ख के अनुच्छेद 243 में। 9 ख के अनुच्छेद 243 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है कि दादनी व्यवस्था के अंतर्गत बुनकरों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था तथा बहुत कम पैसे देते थे। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्था बनाई गई। एक सहकारी संख्या में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधि या सामूहिक रूप से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है। और यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से पहला मतलब सही कौन सा है। तो पहला है कि चूंकि यह सरकार द्वारा निर्धारित है तो वह इसे स्वीकार करते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार कभी यह निर्धारित नहीं करती है कि हम मजदूरों को जो रेट है उससे कम दें। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि जिन किसानों के यहाँ ये काम करते हैं उन्हें इन्होंने उधार पैसे लिया हो सकता है। तो यह बिल्कुल सही है कि जिनके यहाँ काम करते हैं उनसे वह उधार पैसे लिए होते हैं तो वह उसको काट काट के कम पेमेंट देते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से इन्हें नियमित रूप से रोजगार मिलता है। तो यह भी सही है कि जो आपने देखा होगा कि हमारे गाँव में भी जो लोग किसी के यहाँ परमानेंट काम करते हैं तो इसलिए उनको कम मजदूरी देते हैं कि हम आपसे 1 या 2 दिन काम नहीं करवा रहे हैं, परमानेंट काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही हो सकता है वो सही ऑप्शन होता है आपका कि बी और सी जो है वह सही हो सकते हैं, क्योंकि प्रचलित मजदूरी दर से यह कारण है कि जिनके कारण मजदूरों को कम मजदूरी मिलता है। अगला है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने, आवाज़ उठाने का अधिकार होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में संघीय शासन पद्धति है। तो भारत में संघीय शासन पद्धति तो है, लेकिन यह अभिकथन का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि किस कारण से लोगों को अपने कथन या आवाज़ उठाने की बेसिक तौर पे शक्ति मिलती है। तो हम तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। आपने पता है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है कि संघीय शासन व्यवस्था में होता है कि यहाँ पर राज्य के पास अलग शक्तियाँ होती हैं और केंद्र के पास अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं। तो इसे ही हम लोग संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था ली गई है वह कहाँ से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से भारत में संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते हैं।
तो यहाँ पर जो पहला कह रहा है वह क्या है आपका बिल्कुल सही है कि समाज में अभी भी है कि लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली भूमिका में सभी की समान सोच नहीं होती है। अक्सर करके हम यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता जैसी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है कि जब लड़के और लड़कियाँ बड़े हो जाते हैं तब भारतीय समाज उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है। तो यह बिल्कुल गलत है। लड़के और लड़कियाँ बड़े भी हो जाते हैं या छोटे भी रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हमेशा भारतीय समाज उनमें अंतर स्पष्ट करता है और इसी को हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। तो इस प्रकार से बी वाला कथन आपका गलत होता है। तो सही स्टेटमेंट आपका क्या है, केवल ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है बहुमत की निरंकुशता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे बहुमत की निरंकुशता के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो पहला कह रहा है कि जहाँ बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक सामूहिक रूप से निर्णय लेता है। दूसरा कह रहा है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। तीसरा कह रहा है कि एक समुदाय का संख्यात्मक प्रभुत्व। और चौथा कह रहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पृथक पंथों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर बहुमत की निरंकुशता का अर्थ ये होता है कि बेसिक तौर पे कि बहुसंख्यक क्या करते हैं कि अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। ठीक है, तो यह क्या होता है आपका बहुमत की निरंकुशता होता है। इसके बारे में अगर जानते हैं तो लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। इस तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति के प्रतिबिंबित होती है। पहला कह रहा है आपका कि किसी स्थान पर केवल एक धर्म के पालन की अनुमति। तो बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे सभी लोगों को एक समान रूप से ठीक है आपका सभी धर्मों को एक समान रूप से संरक्षण दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि अदालतों और पुलिस चौकियों में धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन। तो ये भी गलत है क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आप किसी भी ऐसे सरकारी संस्थानों में ठीक है अदालत हो या पुलिस चौकी हो या स्कूल हो जो सरकारी स्कूल हो उसमें धार्मिक चिन्हों का आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि जब एक समुदाय का सदस्य उसी समुदाय के दूसरे सदस्य पर प्रभुत्व जमाता है तब राज्य हस्तक्षेप से दूर रहता है। तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर कोई एक समुदाय का सदस्य दूसरे समुदाय, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन ही था आपका बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में, तो यहाँ पर राज्य उनके बीच में मध्यस्थता करवाता है न कि उनके हस्तक्षेप से दूर रहता है। तो ये भी आपका गलत है। और उसके बाद कह रहा है कि लोग यानी कि व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता। तो धर्मनिरपेक्ष का जो सबसे अच्छा डिफिनेशन है वो क्या आपका डी है कि भारत में सभी लोग ठीक है अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना जो है वह बेसिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी साल 1974 में कहा था कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद जो 25 से 28 है, जो मौलिक अधिकार का आप पढ़ोगे मौलिक अधिकार जो 25 से 28 है जिसको हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह बेसिक तौर पे धर्मनिरपेक्षता को ही देखकर इस अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, तो वह अलग चीज़ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वह इसकी संकल्पना पहले से जानते थे, इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर ठीक है आपका मौलिक अधिकार में शामिल किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पर कथन दिया हुआ है और हम यहाँ पर जानते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। आपने पता है कि अनुच्छेद 50 क्या करता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि न्यायाधीशों के व्यवहार की संसद में चर्चा की जा सकती है। तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि वही चीज़ें हैं कि आर्टिकल 15 जो है वह न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से क्या करता है अलग करता है, जिसके कारण न्यायाधीशों के व्यवहार को संसद में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो बी वाला आपका गलत है।
सी कह रहा है कि न्यायाधीशों के कार्यकाल से न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन आधारों को जो कि संविधान में उल्लेखित है। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि न्यायाधीशों का अगर कार्यकाल बचा हुआ है तो उनको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है, उनके ऊपर उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से का वर्णन संविधान करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए और सी। तो आपका सही ऑप्शन है आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाया गया। अब यहाँ पे है तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी मेहनत के हिसाब से मेहनताना मिले, जो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मजदूरों को मालिक द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि मालिकों के मुनाफा लाभ को घटाने के लिए, तो ये गलत है क्योंकि ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया गया था कि मालिकों का मुनाफा कम हो। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वह बेसिक तौर पे इसका सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि केवल ए और बी जो कह रहे हैं वह सही ऑप्शन है न्यूनतम वेतन के कानून को बनाए जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्ची बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद पढ़ने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 44। तो आप जब भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और मौलिक अधिकार का जब आप आप मौलिक अधिकार में जब आप स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका जो आर्टिकल 21 है इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें कहा गया है कि भारत में मरने के अलावा जीने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें किसी व्यक्ति को चाहिए वह सारी चीज़ों की व्याख्या कौन करता है, आर्टिकल 21 करता है। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम सबसे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 उसे पढ़ने के लिए कहेंगे। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो पहला कह रहा है कि विभिन्न देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक रचना के रूप में जेंडर। तीसरा कह रहा है कि जेंडर आधारित व्यवसायों की सूची। और चौथा कह रहा है कि महिलाओं के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जेंडर समानता के महत्व को के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो कथन है वो आपका बी वाला है कि सामाजिक रचना के रूप में जेंडर, ये सबसे उपयुक्त कथन होगा। जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे अगर बात करें तो लैंगिक समानता का उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सभी सीमाओं और मतभेदों को दूर करना है। यह पुरुष और महिलाओं के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करता है। लिंग समानता पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करता है, चाहे वह घर पर हो या शैक्षणिक संस्थानों में, हर जगह उनको समान अवसर दिया जाना चाहिए। जेंडर समानता स्थापित करने की दृष्टि से विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बालक और बालिकाओं के साथ समान व्यवहार करने हेतु प्रेरित कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्रण है। और ऑप्शन है आपके कह रहा है कि इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका ये बिल्कुल सही है कि अगर प्रारंभिक स्तर पर आप जो माध्यमिक स्तर की इतिहास की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनका केंद्रण ये होता है कि इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई। तो ए वाला बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि साक्ष्यों को एकत्रण और परीक्षण कैसे होता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि राजाओं और रानियों के जीवन वृत्तांतों पर। तो यहाँ पर राजाओं और रानियों के जीवन वृत्तांतों को आपको देखने को नहीं मिलता है। और चौथा कह रहा है आपका कि मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना, न कि कौन कब और कहाँ से विवरण में खो जाना। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पे होगा कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही ऑप्शन होता है ए, बी और डी। और इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शैक्षिक उपागमों का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले आपका दिया है कि आगमनात्मक उपागम किसे कहते हैं। तो आगमनात्मक उपागम की बात किया जाए तो बेसिक तौर पर आपका सही ऑप्शन होता है ए का होता है आपका सेकेंड, कि विशेष दृष्टांतों का शिक्षण हेतु प्रयोग तथा
मतलब कि यहाँ पे होता है कि आपका विशेष दृष्टांतों का शिक्षण हेतु प्रयोग, ताकि एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आगमनात्मक उपागम के नाम से जानते हैं। उसके बाद बी है, बी का दे रहा है कि निगनात्मक उपागम। तो निगनात्मक उपागम क्यों इसे कहते हैं, तो मानदंड, सिद्धांत व सामान्यीकरण उपलब्ध करवाना जिन्हें विशेष उदाहरणों से प्रमाणित किया जाता है। तो आपका बी का हो जाता है थर्ड। उसके बाद आपका दिया है सी, सी कह रहा है कि रचनात्मक उपागम किसे कहते हैं। तो रचनात्मक उपागम में आता है कि दोनों विद्यार्थियों तथा शिक्षक अधिगमकर्ता बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आपका रचनात्मक उपागम कहते हैं। तो सी का हो जाता है आपका फर्स्ट, तो ए का सेकेंड। निगनात्मक उपागम का हो जाता है आपका थर्ड, और सी यानी कि रचनात्मक उपागम का हो जाता है आपका फर्स्ट। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अखबार के लेख में कहा गया कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब कार्य दशाओं के कारण मौत हो गई। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपका ऑप्शन है कि शोषण के खिलाफ अधिकार, दूसरा कह रहा है दिहाड़ी मजदूर, या तीसरा कह रहा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और चौथा कह रहा है आपका भेदभाव। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त होगा वह क्या होगा, आपका ए कि शोषण के खिलाफ अधिकार का बेसिक तौर पे समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि बेसिक तौर पे हम बात करते हैं कि शोषण के खिलाफ अधिकार जो है ये बेसिक तौर पे इसके संबंधित है। बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 24 है वो कहता है कि फैक्ट्री अथवा खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करना होता है। इसके तहत एक कानून बनाया गया जिसको हम लोग जानते हैं बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम, जो कि बनाया गया था 1986 में। इसमें कहा गया और इसमें संशोधन किया गया, संशोधन करके साल 2016 में इसे लागू कर दिया गया। तो ओवरऑल ये कहता है कि आपका 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कल कारखाने फैक्ट्रियों में काम नहीं करना है, और यह मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, और जिसकी व्याख्या आर्टिकल 24 करता है। अगला है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के बचे हुए कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा करने, उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे और ऊनी कपड़े में वर्गीकृत करने को कहती है। वह अपनी कक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि का अनुप्रयोग कर रही है। ऑप्शन है आपका निरूपण या गतिविधि या प्रयोगात्मक या प्रतिदर्शन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी कि वह गतिविधि विधि का प्रयोग कर रही है। इसमें बात करते हैं यहाँ पर कि शिक्षण गतिविधि के कुछ महत्वपूर्ण लाभ जो होते हैं और शिक्षण गतिविधि कहते किसे हैं। तो बेसिक तौर पे जब हम किसी प्रकार से स्टूडेंटों से कार्य करवाते हैं तो वह गतिविधि आधारित शिक्षण विधि होती है। और इसके लाभ क्या होते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली यह माध्यम है। सीखने की प्रक्रिया को यह सरल बना देता है, बच्चों को खुद सोचने अथवा करने को प्रेरित करती है और बच्चे को भयमुक्त करती है, शिक्षकों के काम को आसान बना देती है। ये गतिविधि आधारित शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक विद्यालयी छात्रों में ग्रामीण प्रशासन की कक्षा में ग्राम पंचायत पर नाटक यानी कि रोल प्ले से निम्नलिखित में से क्या विकसित किया जा सकता है। और आगे कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि रोल प्ले के जरिए बच्चों में क्या विकसित होता है। तो पहला कह रहा है कि समाज के एशियाई समूह के साथ समानुभूति, तो इस प्रकार की चीज़ें रोल प्ले से नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रजातंत्र से संबंधित संप्रत्तियों का अनुप्रयोग, तो यह बिल्कुल आपका सही कि रोल प्ले कराएंगे तो लोकतंत्र से संबंधित जो संप्रत्ति हैं उनका वह अनुप्रयोग करेंगे और उनके बारे में वह जानेंगे। तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण लोगों की समझ और वह मुद्दों की समझ, तो यहाँ पर बेसिक तौर पे कि ग्रामीण लोगों की समझ और चुनौतियों और मुद्दों की इनसे क्या होती है, समझ होती है। तो आपका सी वाला भी सही होता है। और चौथा कह रहा है कि मनोरंजन आधारित अधिगम के रचनात्मक तरीके, तो ये आपका सही नहीं है कि रोल प्ले का इसका आपका क्या होता है कि बच्चों में विकसित होता है। तो विकसित क्या होता है कि प्रजातंत्र लोकतंत्र से संबंधित चीज़ों को समझ सकते हैं और साथ ही साथ ग्रामीण लोगों की समझ व उनके सामने जो चुनौतियाँ होती हैं उनको वो क्या करते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी कि बी और सी जो है वह सही है रोल प्ले के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किस गतिविधि द्वारा अनुप्रयोग विद्यार्थियों में मानक समय के संप्रत्यय की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। अब आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि वह विशेष मतलब वह स्थान विशेष के समय पर आकलन कर सकता है, कर सकती है, यदि उसे स्थान या देशांतर बता दिया जाए। तो यह बिल्कुल आपका सही है
कि मानक समय के बारे में संप्रत्यय क्षमता का आकलन, तो यह पहला वाला आकलन बिल्कुल सही करता है कि उसे अगर देशांतर बता दिया जाए तो वहाँ के समय के आकलन के बारे में वह बता सकती है। दूसरा कह रहा है आपका कि स्थान विशेष की निश्चित स्थिति को मानचित्र व ग्लोब पर आरोपित करके दिखा सकती है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अक्षांश के जरिए हम किसी भी देश को हम एक ग्लोब पर, ठीक है, स्थित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्लोब पे स्थित करना होता है हमें अक्षांश और देशांतर दोनों की स्थिति पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका बी वाला गलत होता है। और तीसरा कह रहा है कि वह समझती है तथा बता सकता है या सकती है कि जब भारत में 5:30 के अपराह्न होता है तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजता है, तो यह भी बिल्कुल सही है कि जब वह देशांतर रेखाओं को अच्छे से समझ सकती जाएगी तो यह बता सकती है कि क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। क्योंकि आपने पता है कि जो देश GMT यानी कि 0 डिग्री जो है, जहाँ जो लंदन से होकर गुजरता है, उसके जितना पूर्व में होगा उसका समय उतना आगे होगा, जो जितना पश्चिम में होगा उसका समय उतना पीछे होगा। तो इन तथ्यों को बता सकती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि केवल ए और सी जो है इसके लिए बेसिक तौर पे सही है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला है कि कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले निम्न में से कौन सा तरीका आनुभविक अधिगम हेतु उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को। तो विद्यालय व घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन करना। दूसरा करें कि प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय यानी कि नेचुरल हिस्ट्रिकल म्यूजियम का भ्रमण। तीसरा करा है कि किसी क्षेत्र की वनस्पतियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर वाद विवाद। और चौथा करा है कि क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों को विश्व के मानचित्र पर दर्शाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने के लिए अनुभाविक अधिगम हेतु उपयोगी कौन सा हो सकता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, कि विद्यालय व घर के आसपास के वृक्षों का अवलोकन कर कर वह अपने अनुभव को साझा कर सकती है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की मूल्यांकन क्षमता का आकलन करता है। और आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आकलन की अगर बात करें तो यहाँ पे पहला है आपका कि 16वीं शताब्दी में व्यापारियों के सम्मुख कौन सी समस्याएं आती थीं। क्या आपको लगता है कि कुछ समस्याएं आज भी वैसी बनी हुई है। तो यह बिल्कुल सही है कि यह विद्यार्थियों के मूल्यांकन क्षमता का आकलन ये क्वेश्चन करेगा। दूसरा कह रहा है आपका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और यह भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करती है। तो यह भी आपके विद्यार्थियों के मूल्यांकन क्षमता का आकलन क्वेश्चन कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, आपके क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाए। तो ये आपके बेसिक तौर पे मूल्यांकन क्षमता का आकलन नहीं करेगा। तो आपका सी वाला गलत होता है। और चौथा कह रहा है क्या आपको लगता है कि सरकार को सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए और क्यों। तो यह भी छात्र में मूल्यांकन क्षमता का आकलन करने वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए, बी और डी जो प्रश्न है वह छात्रों में मूल्यांकन क्षमता का आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। प्रश्न है कि पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्य क्यों करना होता है, क्यों सरपंच को ही सारी शक्तियां नहीं दे दी जाती। उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है। अब यहाँ पे कि आपका पहला कह रहा है कि पंचायत व्यवस्था की गहन समझ का। तो बिल्कुल सही है कि तभी वह आपका आंसर दे सकते हैं कि जब उसके बाद उसको छात्र को पंचायत व्यवस्था का गहन समझ होगा। दूसरा कह रहा है आपका कि खतरों और लाभ के बारे में सोचना। तो ये भी चीज़ें आपका सही हो सकता है। तीसरा कह रहा है आपका कि केवल व्यवस्था की कमियों को दिखाना। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे केवल लग गया है। मैंने एक ऑलरेडी सीटेड का वीडियो नकारात्मक और सकारात्मक शब्दों का डाल रखा है। तो यहाँ पे केवल लग गया है, तो इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन गलत होता है। और डी कह रहा है कि विभिन्न विकल्पों की तुलना करने की स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज में लगना। तो डी वाला ऑप्शन भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि ए, बी और डी जो है उसके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है वह सरपंच मतलब कि जो है पंचायत समिति के बारे में जो पूछा गया प्रश्न है वह आपके पंचायत समिति के बारे में अच्छे से जान सकती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थितियों हालतों को समझना चाहती है, किंतु इसके लिए वह केवल द्वितीयक स्रोत ही जुटा पाई है। निम्न में से कौन से साक्ष्य उसे मिले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं। तो जो जिस व्यक्ति के बारे में है उसी के समकालीन या उसी के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग प्राथमिक स्रोत कहते हैं। और प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य प्रकार की आकृतियां या पुस्तक लिखता है तो उसे हम लोग द्वितीयक स्रोत के नाम से जानते हैं।
तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकार का अनुसंधान। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि यह क्या है, द्वितीयक स्रोत में आता है, और यह कह रहा है कि साक्ष्य कौन से मिले हैं, तो उसको द्वितीयक स्रोत का साक्ष्य मिला है। तो द्वितीयक स्रोत के साक्ष्य में क्या होगा कि कोई इतिहासकार है, किसी अन्य के द्वारा जो किया गया कार्य है उस पर वो क्या कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, तो यह भी आपके द्वितीयक स्रोत में आता है। दूसरा कह रहा है कि नील विद्रोह के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा गाए गए गीत, तो यह प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा, न कि द्वितीयक में, तो इसलिए आपके ये सही नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि नील आयोग यानी कि इंडिगो कमीशन द्वारा नील कृषक का लिया गया साक्षात्कार, तो यह भी प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा, न कि द्वितीयक स्रोत में। तो यहाँ पे द्वितीयक स्रोत के बारे में पूछा है, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, कि केवल ए जो है वह उसको साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यह जो साक्ष्य है वह द्वितीयक स्रोत के साक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के में केंद्रण उपयोगिता से हटकर समतावाद पर होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान का जो केंद्रण है वो उपयोगितावाद से हटकर, ठीक है, समतावाद पे होना चाहिए। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि समानता पे होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर केंद्रण से समता, न्याय व आदर्श जैसे प्रतिमान के मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। तो आर भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका, मतलब एक शहरी शिक्षिका कक्षा में ग्रामीण प्रशासन पर चर्चा कर रही है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके गांव में भूमि का मापन ग्राम निर्वाह अधिकारी करता है, न कि एक पटवारी। शिक्षिका ने यह शब्द नहीं सुना था। विद्यार्थियों की बात को एक जिम्मेदारी तरीके से संबोधित करने का तरीका निम्न में से क्या होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन विकल्पों का चयन कीजिए जो सही विकल्प हैं। तो पहला आपका है कि पहला आपका जो ऑप्शन कह रहा है वह कह रहा है आपका कि किताब में यह बात स्पष्ट तौर पे कही गई है कि यह काम पटवारी करता है, किताब में लिखे गए शब्दों का ही प्रयोग कर लीजिए। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षिका कार्य है कि वह चीज़ों को रटी रटाई चीज़ों को नहीं, जिसको अजानती हो उसी को अच्छे से समझाए। तो इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि अलग अलग स्थानों पे पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि वह यह समझाने की कोशिश करेगी कि अलग अलग स्थानों पे पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और तीसरा कह रहा है कि मैं इस शब्द की जांच करूंगी और कल कक्षा में दोबारा इस पर आपसे बात करूंगी। तो एक अच्छे शिक्षक का यह दायित्व होता है कि जिसके बारे में वो नहीं जानता है उसके बारे में गलत किसी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं देगा, अगली कक्षा में उसके बारे में पढ़ के आएगा और उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो सी वाला भी ऑप्शन आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी, कि बी और सी जो है इसके बारे में सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया है। इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। मैंने आपको द्वितीयक और प्राथमिक स्रोत बता दिए हैं, यहाँ पे आपसे द्वितीयक स्रोत के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। तो बिल्कुल आपका यह सही है कि यह आपका द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि इतिहासकार शोध कर रहा है तो किसी जो प्राथमिक घटना हुई उस पर वह शोध करके अपनी चीज़ों को बनाता है, तो इसे हम लोग द्वितीयक स्रोत में कहते हैं। तो आपका द्वितीयक स्रोत में तो यही आ जाएगा। आगे जानते हैं कि कंपनी फौज में कार्यरत एक सिपाही का जीवन वृत्त, तो यह प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा। अगला करें कि विभिन्न सरकारी कार्यालयी शाखाओं में भेजने हेतु कंपनी अधिकारी प्रशासकों द्वारा तैयार किए गए नोट्स व रिपोर्ट, तो यह भी आपके प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा। और आपका अगला कह रहा है कि उस समय के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें अपने आसपास के लोगों के संवेगों का वर्णन किया हुआ है, तो यह भी आपके प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा। तो पूछा है द्वितीयक स्रोत, तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण आपका ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थियों द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग की ओर इशारा करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फिर से आपसे द्वितीयक स्रोत के बारे में पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि एक सरकारी अस्पताल में भ्रमण, तो सरकारी अस्पताल में भ्रमण कर रहा है तो वह खुद का उसका क्या है कि प्राथमिक स्रोत है, तो यह आपके द्वितीयक स्रोत में नहीं आएगा, यह प्राथमिक स्रोत में आता है, तो फर्स्ट लिख देते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक फिल्म की समीक्षा करना, तो फिल्म की समीक्षा करना द्वितीयक स्रोत में आता है, क्योंकि फिल्म किसी और ने बनाया है और समीक्षा आप कर रहे हो, तो यह द्वितीयक स्रोत में आपका आ जाता है। तीसरा कह रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार करना, तो स्वतंत्रता सेनानी का जो साक्षात्कार है वह भी आपके प्राथमिक स्रोत में आता है, तो सी वाला आपका प्राथमिक है। डी कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पर एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री, तो ये आपके
प्राकृतिक जो संसाधन है जो हमारे पास हैं, ठीक है, उस पर बेसिक तौर पे हम वित्त बनाते हैं। तो यह आपके द्वितीयक स्रोत में आता है। और उसके बाद कह रहा है सिक्कों के संग्रहालय यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भ्रमण, तो यह आपके किस में आ जाएगा, प्राथमिक स्रोत में आएगा। तो द्वितीयक स्रोत में कौन कौन से बी और डी जो है वह द्वितीयक स्रोत के एग्जाम्पल हैं, बाकी सारे आपके प्राथमिक स्रोत के एग्जाम्पल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहासकार या एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला कह रहा है कि संग्रहालय में प्रत्येक वस्तुओं को दिखाने पर, या संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर, या कालक्रम पर ध्यान न देते हुए वस्तुओं को दिखाना है, या यह दिखाने पर कि कौन की कैसे वस्तु और उनके उपयोग समान रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे एक इतिहास का जो शिक्षक है उसका ध्यान केंद्रित इस पे रहेगा कि संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगमकर्ता के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करता है। आगे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि पंचायत राज चुनाव में प्रजातांत्रिक तरीकों का निर्वहन नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। तो यह प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। तो आपका सही ऑप्शन होता है पहला ये वाला। दूसरा कह रहा है कि एक अस्थायी व नियमित काम यानी कि जॉब किस प्रकार एक अनियमित काम से भिन्न होता है, चर्चा की है। तो यह प्रतिक्रियात्मक ज्ञान में नहीं आता है। हम बात करेंगे कि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान किसे कहते हैं। अगला कह रहा है कि ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में अंतर क्या है। तो यह भी प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के आकलन में नहीं आ सकता है। चौथा कह रहा है कि सरकार सबसे आप क्या समझते हैं, उन 5 तरीकों की सूची बनाएं जो आपके अनुसार ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। तो यह भी प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के आकलन करने का सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, केवल ए। अब जानते हैं कि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान कैसे किसे हैं। तो प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को किसी पाठ से निष्पादन में अभ्यासात्मक ज्ञान के रूप में किया जाना चाहिए। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान में अधिक ज्ञानेंद्रिय, गामक योग्यता व अनुभव, समस्या समाधान, अभ्यास, एक विशिष्ट परिस्थितियों की सीमाओं का अवबोध शामिल रहता है। जैसे एक कार चलाने के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे व्यवहारिक या प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का भी होना आवश्यक है। तो प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को हम लोग व्यवहारिक ज्ञान के रूप में भी जानते हैं। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं इसके जरिए हम उसके व्यवहारिक ज्ञान का आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका आकलन कर सकते हैं कि पंचायती राज चुनाव में प्रजातांत्रिक तरीकों का निर्वहन नहीं होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है। तो वह उसमें है और वह अपने व्यवहार की चीज़ों का एक्सप्लेन करेगा। तो इसके कारण आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करता है उसकी पहचान कीजिए। तो अब आपने पता है कि मानचित्र कुल मिला के आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है फिजिकल मैप जिसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के नदी, पर्वत, पहाड़ इस प्रकार की चीज़ें बनी होती हैं। दूसरा होता है आपका कि राजनीतिक मानचित्र जिसमें विभिन्न प्रकार के, ठीक है, राज्यों, राजधानियों के चीज़ें बनी होती हैं। तीसरा होता है आपका थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र में ही बेसिक तौर पे थीमेटिक मानचित्र में ही आपका विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्रों का विवरण होता है, तो और सड़कों का विवरण होता है, वर्षा का विवरण होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होता है डी होता है कि हम थीमेटिक मानचित्र के बारे में उसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूबिक के विकास के लिए जरूरी माना गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम के उद्देश्य, दूसरा कह रहा है कि अधिगम के परिणाम, और ऑप्शन सी कह रहा है निष्कर्ष। तो यहाँ पे रूबिक्स के मतलब के लिए विकास के लिए जरूरी जो माना गया है वो उसमें आता है आपका अधिगम के उद्देश्य और अधिगम के परिणाम। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी कि ए और बी जो है वह रूबिक्स के विकास के लिए जरूरी माना गया है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ताओं के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। ऑप्शन कह रहा है आपका कि 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। बी कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में आप सूरत से पश्चिम एशिया तक की यात्रा की योजना बना रहे हैं, आप क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे। सी कह रहा है कि प्रारंभिक 20वीं सदी के दौरान लोगों के जीवन के लिए क्या विषय प्रासंगिक है या विषय प्रासंगिक है। और चौथा कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि मंदिरों के आसपास नगरों का विकास क्यों हुआ। तो यहाँ पर केवल
मतलब तथ्यांकन ज्ञान का जो आकलन करता है उसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है ए। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि तथ्यात्मक अधिगम की प्रमुख विशेषता ये होती है कि ज्ञान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। अनेक प्रकार के सिद्धांत एवं नियमों का प्रतिपादन विद्वानों के द्वारा अपने प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। किसी भी तथ्यात्मक ज्ञान पर पूर्ण रूप से विचार करने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। तो दोस्तों ये था आपके सी-टेट के सेकेंड पेपर के एसएसटी का 19वां क्लास। जल्दी इसका 20वां क्लास आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।